titration of a strong acid versus strong base. The reaction is very simple. We have a strong acid and we are putting strong base dropwise. Now we are not here to find out which is limiting reagent, something that will be obvious. We have to find pH of solution. What is happening after adding dropwise strong base? We are having already strong acid. You should write along with me. Put it in your notebook. Acid base titration. Titration of a strong acid versus strong base. We have already 50 ml of 0.1 molar HCl in the solution. Is titrated with 0.1 molar NaOH. So हम 0.1 molar NaOH dropwise we are adding. Calculate the pH of final solution when volume of NaOH added is what? अब ये सारी values 0 ml, 25 ml, 40 ml, 49 ml, 49.9 ये हम ऐड करते जा रहे हैं. तो इस सिचुएशन पे कितना ऐड किया हमने 0 ml, इस पे कहां तक कितना ऐड कर दिया 25 ml, 40 ml, 49 ml ऐसे ऐड करते जा रहे हैं. जैसे ऐड किया आपको पीएच बतानी है. जैसे 0 ml ऐड किया तो पीएच क्या होगा? 0.1 HCl का पीएच क्या होगा? H3O plus from strong acid क्या हो जाएगी? 0.1. which is more than what? 10 पर -6. तो pH will be what? 1. जब 25 ml ऐड कर देंगे तो some HCl will be reacting. तो you have to do acid base reaction first, and what is remaining on that you have to apply what? pH formula. Please write, notebook में लिखिए, and try to finish at least here. सभी खत्म कर लीजिए. You can use your calculator if you want. It's not a tough task. So it's nothing but strong base and strong acid mixture. You have to obtain the final solution. You have to obtain the final volume, and accordingly you have to decide. Now, मुझे बताइए 50 ml 0.1 molar HCl के लिए 0.1 molar NaOH यूज कर रहे हैं, तो ये भी कितना चाहिए? 50 ml ही चाहिए to neutralize completely. तभी इक्विवेलेंट्स इक्वलेंट होंगे. तो न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे होगी? 50 ml. उसके पहले न्यूट्रलाइज तो नहीं होगा सारा HCl. उसके पहले एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? सॉरी, उसके पहले पीएच क्या हो जाएगी? लेस देन 7. इस पे क्या हो जाएगी? 7. उसके बाद क्या हो जाएगा? मोर देन 7. तो प्लीज फाइंड द वैल्यूज. तो कोई खास क्वेश्चन तो है नहीं, बट पीएच निकालनी है. इसमें पीएच निकालना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें ऑब्जर्वेशन है कि हम जब 0 to 25 ml में ऐड करते हैं तो पीएच में डिफरेंस कितने दिख रही है? 0.47 का. बट जैसे आप 49 से 49.9 कितने का डिफरेंस है? ओनली 0.9 का डिफरेंस है, बट द चेंज इन पीएच विल बी हायर. सिमिलरली 49.99 में क्या डिफरेंस है? 0.09 का डिफरेंस है, पीएच में चेंज हायर होगी. तो बेसिकली नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास. व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? दिस वन इज व्हाट इक्विवेलेंस पॉइंट. तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास पीएच में ड्रास्टिक चेंज होती है. वही सीखना है बस इसमें, और कुछ नहीं. तो प्लीज फाइंड एवरीथिंग. अब पीएच निकालिए आप. इसी बहाने आप पीएच कैलकुलेट करना रिवाइज हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर का अप्रोक्सीमेशन यूज करना सीख जाएंगे. अच्छा, 50 प्लस 49 को अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं? 100 ही ले सकते हैं. 50 प्लस 49.99 को क्या ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 100 ले सकते हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है. तो प्लीज सॉल्व इट. जैसे देखिए मेरे साथ करिए. फर्स्ट तो आसान है. सेकंड का क्या होगा? If I take NaOH and HCl, they will react. HCl we have taken 50 ml and 0.1 molar. तो कितने मोल्स होंगे? 5 मिलीमोल्स होंगे. NaOH कितना ऐड किया हमने? 25 ml ऐड किया, तो 2.5 मिलीमोल ही होंगे. तो लिमिटिंग क्या हो जाएगी? 0. ये क्या होगा? 2.5. NaCl का कोई काम क्या? Nothing. Because the salt is having cation from strong base and anion from strong acid, nothing will happen. 2.5. पर टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? Total volume. So what is the concentration of H plus from the solution? 2.5 upon 75. तो 2.5 upon 75 क्या ले सकते हैं? 1 upon 30.
तो pH will be what? Minus log of 1 by 30, that is log 30. Log 10 plus log 3, 1 plus 0.477 आ गया pH, सेकंड pH. थर्ड वैसे निकालना है, फोर्थ निकालना है, फिफ्थ सब एक जैसे ही निकालना है. निकालिए. थर्ड निकला सुमित? सर कर रहा हूँ. तो थोड़ा फास्ट कीजिए. ओके सर. कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, फटाफट ही हो जाएंगे. वैल्यू उतने टफ दिया ही नहीं है. अच्छा, डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, बताइए. क्या लिखें? NaVa माइनस NBVB अपॉन टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम V फाइनल. तो थर्ड केस में क्या होगा? 0.1 तो कॉमन है, तो 0.1 इंटू 50 माइनस 0.1 इंटू 40 अपॉन क्या हो जाएगा? 90. 50 प्लस 40 90 हो जाएगा. एच प्लस निकलेंगे, सॉल्व कर लेंगे. थर्ड केस में हो गया. फोर्थ केस आसान है. फोर्थ केस आसान क्यों है? फोर्थ फिफ्थ केस आसान क्यों है? बिकॉज डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. 0.1 इंटू 49. ये करना जरूरी है. ये खुद से करेंगे तो ही आपको ये आइडिया रहेगा, और दिमाग में ग्राफ हमेशा फिट. ग्राफ बनाने वाले हैं ना, इतने सारे डेटा पुट निकाल रहे हैं, तो ग्राफ ही डेफिनेटली प्लॉट करने वाले हैं. यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 0.1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 100, तो 10 पर माइनस 3. पीएच क्या हो जाएगी? सर 3. अगर 49.9 लिया तो 0.1 इंटू 50 माइनस 49.9 अपॉन 100. फिर से क्या आएगा बताओ? सर 4 आ जाएगा. 4 आ जाएगा. तो 3 से 4 हो गया ना, जबकि वॉल्यूम में कितने का डिफरेंस था? सिर्फ 0.9 ml का. यहाँ पे 0 से 25 ml डिफरेंस क्या है? 25 ml का. पर पीएच में चेंजेस क्या मिला? ओनली 0.47. अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो. तो ये पूरी कंप्लीट करनी है, और आपको पीएच के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे. तो सबके वैल्यूज हैं अलग अलग. देखिए, पीएच 1 आया फर्स्ट का, सेकंड 1.477, थर्ड, फोर्थ, फिर 4 5, फिर वैसे ही निकालते जाएंगे. ठीक है ना सब लोग? हेलो. तो आप क्या करोगे? बगल में सबके डेटा लिखोगे, जो भी कैलकुलेशन किया हमने, है ना. डेटा लिखने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये ग्राफ प्लॉट करने में देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. जब हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH बहुत कम ऐड किया, मतलब बहुत ज्यादा ऐड किया था स्टार्टिंग में, ये हमारा कब का सिचुएशन है? जब प्योर HCl था. ऐड करना स्टार्ट किया हमने NaOH. 7 का सिचुएशन कब आएगा? जब हमने 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एडेड. मतलब वो इक्विवेलेंस पॉइंट होगी, दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल हो गए, है ना. हाँ सर. ठीक है. तो ग्राफ ऐसा है कि स्टार्टिंग में
पीएच में चेंजेस ज्यादा नहीं हो रही है, पीएच काफी लो है। पर जैसे जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट के नजदीक आया, पीएच में ड्रास्टिक चेंज हो रही है, उसको स्टीप पोर्शन कहते हैं। जब स्लोप काफी हाई हो, स्टीप पोर्शन ऑफ टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन किया, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। पीएच क्या हमारा वाई एक्सिस जो डेटा वहां निकाला, और वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑन द एक्स एक्सिस। वर्किंग रेंज ऑफ पीएच फॉर इंडिकेटर शुड लाई ऑन द स्टीप पोर्शन। अब आप खुद सोचो कि जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ मेरा 50 ml पे, ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज एंड पॉइंट एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? व्हाट इज एंड पॉइंट? जहां पे कलर चेंज होती है। व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? जहां पे रिएक्शन एक्चुअली कंप्लीट होती है। तो व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर वी चूज so that the reaction will be properly observed? End point should be closer to what? Equivalence point. तो हम देख रहे हैं इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ लाई कर रही है, स्टीपर पोर्शन पे लाई कर रही है। अगर हमारा इंडिकेटर ऐसा हो कि इंडिकेटर यहीं पे कलर चेंज कर दे कि रिएक्शन तो डेफिनेटली पीएच चेंज हो रही है, तो काफी एरर आ जाएगा, बिकॉज चेंज तो यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो अगर इंडिकेटर ने कलर यहाँ चेंज किया, मतलब 50 ml पे होना चाहिए था, कलर चेंज हुआ 49.99 पे, तो बहुत ज्यादा एरर हुआ क्या बताओ? नहीं। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसके आसपास एंड पॉइंट होना चाहिए। एंड पॉइंट क्या होती है? जहां पे कलर चेंज होती है। तो यहाँ पे लिखा है HPH। व्हाट इज HPH? कुड यू रिकॉल? HPH और MOH क्या है यहाँ पे? फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, वेरी गुड। तो फिनोप्थलीन का जो वर्किंग रेंज है वो 8 to 10 pH है। व्हाट इज pH? 8 to 10, मतलब 7 से ज्यादा अगर होती है उसके आसपास वो कलर अपना चेंज कर देता है। फिनोप्थलीन का 8 to 10, MOH का 4 to 6। क्या होती है? 4 to 6। मतलब 4 to 6 pH आया तो वो कलर चेंज करेगा। कलर चेंज कर देगा। वो अलग बात है कि एग्जैक्टली उस पे तो कलर रिएक्शन कंप्लीट हो, रिएक्शन तो यहाँ कंप्लीट हो रही है जब pH 7 हो इस केस में, है ना? तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो न्यूट्रल होगा, लेकिन उसके पहले ही कलर चेंज हो जाती है। तो पर पहले भी अगर कलर चेंज हो गया तो हमें बहुत ज्यादा एरर नहीं मिलेगा। लर्निंग इतनी है सिर्फ इस ग्राफ का। इस ग्राफ से आइडिया लगता है कि इंडिकेटर का वर्किंग रेंज क्या होना चाहिए, वो स्टीपर पोर्शन होना चाहिए। स्टीपर पोर्शन का मतलब पीएच में ड्रास्टिक चेंज है, बट वॉल्यूम जो NaOH ऐड कर रहे हैं उसमें ज्यादा एरर नहीं है। Indicator should change its color sharply for indication of reaction to be completed. So its pH range should lie perfectly within the sharp range in pH for avoiding experimental error. MOH and HPH both can be used for titration of strong acid and strong base or vice versa, because ये भी जो strong basic region है उसके आसपास भी ये स्टीपर पोर्शन है, यहाँ भी स्टीपर पोर्शन है। क्योंकि आप strong base ऐड करेंगे तो pH क्या होगी? हायर। strong acid रहेगा तो pH क्या होगी? लोअर। weak acid होगा तो pH क्या होगी? रिलेटिवली हायर, है ना? वीक एसिड से कंप्लीटली H+ नहीं मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से कंप्लीटली H+ मिल जाएंगे। तो वीक एसिड का जो पीएच रेंज होता है, वर्किंग रेंज, वो क्या थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो हम देखेंगे एग्जांपल में देखेंगे। तो वही आप इंडिकेटर्स का समझ लीजिए। इंडिकेटर्स का कोई खास काम नहीं है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंपल एसिड और बेस होते हैं। तो HPH लिखने का लॉजिक क्या है? HPH का मतलब होता है बेटा HA के फॉर्म में, और MOH लिखने का मतलब क्या है? बेस के फॉर्म में। तो फिनोप्थलीन एसिड है और मिथाइल ऑरेंज खुद क्या है? बेस है। पर इंडिकेशन के लिए हम लोग 1 kg इंडिकेटर नहीं डाल देते। जैसे रिएक्शन मान लो HCl का चल रहा था तो हम लोग फ्यू ड्रॉप्स या 1 or 2 ड्रॉप्स फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं। समझ गए? हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। देखो अब एक बात समझो कि सॉल्यूशन में मान लो HCl है पहले से, और हमने थोड़ा क्या डाल के रखा है? फिनोप्थलीन डाल के रखा है। फिनोप्थलीन खुद एसिड है, तो फिनोप्थलीन खुद किसमें आयनाइज होगा? दिस। पर HCl पहले से बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी डिसोसिएशन क्या होगी? कम होगी। कॉमन आयन इफेक्ट। HCl पहले से प्रेजेंट है, HPH की क्वांटिटी बहुत कम है,
HPS की आयोनाइजेशन क्या होगी, H+ और PH- बनना चाहिए था, पर H+ पहले से ही बहुत ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल। और जैसे आप NaOH ऐड करना स्टार्ट करते हो, इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग व्हाट, स्ट्रॉन्गर एसिड। याद किया था, a base will react with stronger acid first, then weaker acid। किया था हमने टाइट्रेशन में, हाँ सर। डबल टाइट्रेशन में सिखाया था आपको अच्छे से हमने। तो NaOH ऐड करना स्टार्ट किया तो HCl कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ, फिनोक्साइड को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही सारा HCl खत्म होगा, NaOH किसको टच करेगा, इंडिकेटर, फिनोक्सिल और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H+ + PH-। H+ तो कंज्यूम हो जाएगी, NaOH खा जाएगा, पर ये HPH क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PH। PH-। तो इसकी अपनी अलग कलर होती है बेटा, इसकी अपनी अलग कलर होती है। तो जैसे ही HPH इसमें कन्वर्ट हुआ, कलर चेंज आपका दिख गया, वेरी सिंपल। तो बट NaOH और HCl का पूरा मतलब जब तक वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता तो तभी HPH डिसोसिएट हो जाएगा ना H+ से। HCl खत्म होने के बाद ही HPH डिसोसिएट होगा ना। पर सर HCl पूरा खत्म होने के पहले ही ये ज्यादा डिसोसिएट करने लगेगा ना, हाँ क्योंकि हाँ, H+ कम हो जाएगा। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, तो वही तो पीएच बढ़ने लग जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट, वेरी गुड। तो पीएच- बढ़ने लग जाएंगे, लेकिन अगर डिसेंट क्वांटिटी पीएच- की ना हो तो कलर उसकी डोमिनेटिंग नहीं दिखेगा। जनरली क्या करते हैं मैथमेटिकली, अगर HPH 10 टाइम्स ऑफ पीएच- हो तो HPH दिखेगा, पीएच- 10 टाइम्स ऑफ HPH हो तो क्या दिखेगा, पीएच-। ठीक, समझ में आई बात। If one species is dominating over the other species, the color will be visible for that particular species जो dominating। तो HPH टूटना तो स्टार्ट हो गया जैसे जैसे HCl नजदीक आ गया कंजम्पशन पे, पर जैसे सारे खत्म हो गए तुरंत अटैक किस पे करेगा, HPH पे। HPH बहुत ही कम क्वांटिटी में है ना, फ्यू ड्रॉप्स है, तो उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेंगे, और HPH को कंज्यूम करने के लिए जो NaOH यूज होगी वो भी नेग्लिजिबल होगी, है ना, बिकॉज HPH ही बहुत नेग्लिजिबल है। तो HPH को कंज्यूम करने की जो NaOH ऐड भी करोगे वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं होता। बहुत अच्छा पॉइंट कि जैसे जैसे HCl कंज्यूम होना स्टार्ट होगा HPH का डिसोसिएशन भी बढ़ना लग जाएगा, लेकिन जब तक pH- डोमिनेटिंग नहीं होगी उसकी इतनी कलर नहीं दिखेगी। अंडरस्टूड। यस। यही लॉजिक है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर एज सच कुछ खास pH पे इफेक्ट नहीं करेगा अगर वो HCl के साथ प्रेजेंट होगा या NaOH के साथ प्रेजेंट होगा, बिकॉज उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम। इसीलिए pH कैलकुलेशन में हम इंडिकेटर का लेते भी नहीं है। हाँ खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। Indicators are the substance which indicate the end point of a titration by changing their color. In acidic-base titration, indicators are weak organic acids or weak organic base. They are having different color in different medium. यही खास बात होती है कि एसिडिक मीडियम उनकी अपनी अलग कलर होती है, बेसिक मीडियम उनकी अपनी अलग कलर होती है। बेसिक मीडियम का मतलब HCH, HPH किसमें एग्जिस्ट करेंगे, एसिडिक मीडियम में, और pH- किसमें एग्जिस्ट करेंगे, बेसिक। बेसिक मीडियम में अलग कलर, HPH की एसिडिक मीडियम में अलग कलर। एसिडिक मीडियम HIN वर्क्स इन बेसिक मीडियम, मतलब HIN अपना कलर चेंज कैसे कर देगा, बेसिक मीडियम में। बेसिक इंडिकेटर INOH, नाम दे दिया HIN INOH समझने के लिए, वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। आयन का मतलब इंडिकेटर। कंसीडर एन एसिडिक इंडिकेटर HIN whose ionization constant is KIN similar to Ka। अब देखिए कुछ नया लिख रहा फिर से, HIN H+ IN- unionized form, IN- ionized form dominates in acidic medium and basic medium। very simple। KIN क्या होगा, H+ into IN- upon HIN। अब इसी को मॉडिफाई करके क्या लिख दिया 10। कब लिखा था ऐसा सिचुएशन, बफर में। बफर में भी K लिखा था और K को ऐसे घुमा फिरा के फिर बफर का इक्वेशन जनरेट कर लिया था, इसको हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन कहते थे। यहाँ पे pH equal to PKIN plus log IN- upon HIN। तो इंडिकेटर का कुछ है ही नहीं, KIN को लिखिए इस तरह से और फिर दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। मतलब कैसे किया होगा उन्होंने, पहले क्या लिया होगा, H+ KIN into HIN upon IN-, फिर हाँ कल क्लास है 7 o'clock, ठीक है ना। हाँ सर। 6:30 तक लेंगे क्या, 6:30 वैसा ज्यादा हो जाएगा सर। 6:30 उठते ही थे ना, 7 बजे आने के लिए क्लास ऑफलाइन में।
नहीं अच्छा। सर, ऑफलाइन के लिए जल्दी उठते थे। और जल्दी उठते थे तो 6:30 इज नॉट अर्ली। 7 रखते हैं, ज्यादा जुल्म नहीं डालते, जुल्म नहीं करते हैं आप पे, तो 7 o'clock रखते हैं। कल 7 o'clock 7 o'clock आ जाइए क्लास में, ठीक है ना? हाँ सर। अब दोनों तरफ क्या ले लिया हमने? माइनस log of h प्लस माइनस log of this, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? pH माइनस log of k। तो बहुत सारा आपने पढ़ लिया अभी तक, इसमें कितने सारे k पढ़ लिया आपने अभी तक? माइनस log of h in अपॉन in माइनस। अब माइनस को प्लस कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, अभी क्या बन जाएगा? pk in log in माइनस अपॉन h in। वही लिखा हमने ऊपर। Theoretically, color will change when HIN equal to IN minus, but the change in color can be distinguished by human eye only if one form is 10 times. अब ये क्वेश्चन में वो 8 times भी कर सकते हैं, so depending on the range we have to change 10 times the other form. If IN minus upon HIN is more than 10, color will be of IN minus. Obviously IN बहुत ज्यादा हो जाएगा। pH is more than pK IN plus log 10। देखो ये बफर जैसा रेंज आ रहा है, देखोगे तो इसकी वैल्यू 10 पुट कर दो यहाँ पे, तो pH will be more than what? pK IN plus 1। जो log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। IN HIN upon IN minus अगर more than 10, color will be of HIN less than 10। तो pH ट्रांजिशन रेंज मतलब रेंज जो होगी, the range of pH over which the color of an indicator changes pK IN plus minus 1। जो इंडिकेटर का अपना कलर है वो चेंज क्या होती है? pK IN plus minus 1 पे चेंज होती है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म और यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म pK IN plus 1, जो ऊपर लिखा था वही उसी को लिख दिया आपने। तो अब यहाँ पे गौर कर सकते हो, pK IN plus minus 1 इसी में चेंज होती है। तो अब देखो फिनोप्थलीन का वर्किंग रेंज क्या है? 8 to 10, तो डिफरेंस क्या है? 2 का ही तो है। pK IN minus 1 pK IN plus 1, इसके बीच में कलर चेंज होती है। तो 8 से कम हुआ तो अलग कलर, 10 से ज्यादा हुआ तो अलग कलर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 का ही है डिफरेंस। सेम विथ मिथाइल ऑरेंज। Selection of indicator. Indicator should be chosen such that the end point of the titration must lie as close as possible to the equivalence point. To the equivalence point in terms of volume of titrant added. Equivalence point का मतलब क्या है? वॉल्यूम के टर्म, कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया एवरेज का था पिछले केस में 50 ml, तो हो गया। pH ट्रांजिशन रेंज फॉर फिनोप्थलीन 8 to 10, मिथाइल 4 to 6। ये तो दो आपको याद रखने ही है, ये रखना ही पड़ेगा याद, अप्रोक्सीमेटली रहता है। pH ट्रांजिशन रेंज, कलर ट्रांजिशन रेंज मस्ट लाई विद इन द स्टीप पोर्शन, जहाँ पे स्लोप काफी हाई था ऑफ टाइट्रेशन कर्व। स्टीप पोर्शन शुड बी लार्ज। टाइप ऑफ टाइट्रेशन, pH ट्रांजिशन रेंज सूटेबल इंडिकेटर। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट करोगे तो 3 to 11 का रेंज होता है। 4 to 6 भी चेंज हो सकती है, 8 to 10 में भी इंडिकेशन हो सकता है। बट जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लेते हो तो वीक बेस का pH इज नॉट हायर, तो बेटर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के जो रीजन होंगे वहां पे आपकी इंडिकेशन होनी चाहिए। तो 37 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो 7 to 11, वीक एसिड वीक बेस तो 7 के आसपास। वीक एसिड है तो pH क्या होगी? हायर। वीक बेस है तो pH क्या होगी? लोअर बट हायर देन 7। तो जो रेंज होगी वो कम हो जाएगी। मतलब जो ग्राफ होगा, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के पे वीक एसिड ले लिया बेटा, तो ग्राफ यहाँ स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, बताओ। 0.1 मोलर CH3CH लोगे तो यू कैन नॉट से log माइनस log 0.1 नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग। क्या होगा? हाफ pK माइनस log C होगी। ये वैल्यू दिखाएगा pH जो 1 से क्या होगी? हायर होगी। तो ये जो रेंज था वो छोटा हो गया ना,
तो यहाँ पे कलर चेंज करना गलत हो जाएगा। तो कलर चेंज करना बेटर कौन सी होगी, ये स्टीपर पोर्शन है। अगर वीक बेस लेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब यहाँ पे हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उस पे वो तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी आपकी टाइट्रेशन में आपने लिया। तो ये ऊपर का दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, मतलब दोनों में से कोई भी आप स्टार्ट करो। अच्छा एक बात बताओ दिशा, अगर हमने स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से किया होता तो पीएच क्या होती, कम होती। जब हाँ। सॉल्यूशन बेस रहता है, एसिड ऐड करते हैं तो पीएच ऐसे कम होता है। जिस इसका मिरर इमेज हो जाता ना, इसी का मिरर इमेज हो जाता ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर कलर इन दिस। फिनोप्थिलीन का कलर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस। कलर जानते हो पहले से। तो फिनोप्थिलीन का पता है। हाँ तो फिनोप्थिलीन और मिथाइल आपको याद जानना चाहिए, रिमेनिंग क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है, वो टेबल ही दे देते हैं। बेसिक मीडियम पिंक होती है, मिथाइल ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, येलो। ठीक है डन। तो कंफ्यूज नहीं होगे कि कलरलेस किसमें होती है। मैं फिर से वही टेक्निक अपनाऊंगा, ए पहले आता है या बी पहले आता है, ए आता है पहले। तो कलरलेस पहले आएगा, सी पहले आएगा या पिंक पहले आएगा, सी पहले आएगा डेफिनेटली। मिथाइल ऑरेंज के साथ भी वही हाल है, ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, ए। ए। ऑरेंज लो या रेड लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेस में येलो, तो दोनों में काम चल जाता है ये, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। Universal indicator. A mixture of following indicators can be used to determine the approximate pH of the solution in the range 4 to 11. अब देखिए, a weak acid type indicator मतलब HIN was found to be 60% dissociated at pH equal to 9. What will be the percentage dissociation at pH 8? ये क्वेश्चन करिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, pH इक्वल टू क्या करनी है, एसिडिक इंडिकेटर है। जब बेसिक इंडिकेटर का फॉर्मूला क्या होगा दिशा, pH इक्वल टू pKIN OH log होगा ना, IN प्लस अपॉन IN OH, ये बेसिक का हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखो यहाँ पे टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड आप करना, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है, सारे पीएच निकालना, ग्राफ बनाने की प्लॉट करना, सब क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है इसमें, इनफाइनाइट क्वेश्चन है। सबसे प्यारी क्वेश्चन ये है, ये डिस्कस करूंगा मैं। ठीक, आईनी की बुकलेट कंप्लीट कर लेनी है, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो उसके लिए थ्योरी में बुकलेट के डिस्कशन के टाइम पे कराऊंगा। ये क्वेश्चन कीजिए। तो कोई भी ग्राफ बनानी तो क्या करनी पड़ेगी, पहले पीएच निकालनी पड़ेगी, और पीएच को वॉल्यूम जिसके अगेंस्ट करनी है वो ग्राफ प्लॉट कर लेना।
हो गया दिशा? करनी क्या है बताओ इसमें? pH इक्वल टू pKin प्लस log in minus upon HIN. So pH is 9 given to you 9. pKin I don't know. Plus log 60% dissociated. तो अगर HIN 100 है तो IN माइनस कितना बना? 60 बना ना? ठीक, कितना बचा आपका? 40 लिख देना है। तो इसके सॉल्विंग से क्या मिल जाएगा मुझे? pKin मिल जाएगा। हाँ सर। फिर से दूसरा फिर से लगा दो। 8 इक्वल टू pKin निकालने के बाद लॉग अगेन IN माइनस अपॉन HIN, उसका रेशियो मिल जाएगा। फिर से आप बता देना कितना डिसोसिएशन परसेंटेज डिसोसिएशन है। क्लियर? यस। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। इसका ग्राफ कैसा होगा फर्स्ट वाले का? ऐसा हो जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, एसिड डालते जाइएगा तो पीएच कम होती जाएगी। तो देयर आर टू क्वेश्चन व्हिच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एक ये क्वेश्चन, वैल्यू निकालिएगा, वैल्यू निकालेंगे तो ही हो पाएगा। और रिमेनिंग पार्ट सेम है। और ये वाला वैल्यू निकाल कर रखिएगा। वैल्यू निकालने से ये आइडिया लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे पीएच क्या होगी। खुद देखो, फर्स्ट जब 0 ml है, सिंपली क्या लगाओगे आप? वीक एसिड का फॉर्मूला। तो जैसे 25 ml होगा तो सम पार्ट ऑफ इट इज रिएक्टेड टू फॉर्म सॉल्ट एंड सम पार्ट इज लेफ्ट आउट। सॉल्ट प्लस वीक एसिड क्या बन जाएगा? बफर। तो 25 ml सिचुएशन पे क्या अप्लाई करेंगे? बफर का फॉर्मूला। 50 ml 75 ml सब जगह सेम है। 100 ml में क्या अप्लाई करेंगे? 100 ml में क्या होगा? ये कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉल्ट में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाएंगे आप। अंडरस्टूड? यस। This will be the complete revision of salt hydrolysis, weak acid, polyprotic acid, buffer, amphiprotic anion, सब हो जाएगा रिवाइज। ये दो क्वेश्चन में सिर्फ सी और इसमें सी डी ई एफ जी एच आई सभी जैसे ही है। मेन पार्ट ये है। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा कंप्लीट। कल की क्लास में देखते हैं नया कुछ स्टार्ट करेंगे, तो अब तक आप कंप्लीट कर दो। आईने की बुकलेट में क्या बचा एक्सरसाइज 1 में? केएसपी वाला पार्ट भी सबमिट कर लिया सुमित? केएसपी वाला पार्ट भी कर लिया? सर एक्सरसाइज 1 से कर लिया। 1 पूरा कंप्लीट हो गया? ऑलमोस्ट हो गया सर। तो बस थोड़े 1-2 इंडिकेटर का बचेगा, वो भी निपटा लेना, कुछ है नहीं इसमें। तो इंडिकेटर का फॉर्मूला बफर जैसा है। बफर का फॉर्मूला सिंपल, वीक एसिड या वीक बेस के एक्सप्रेशन कोई घुमा फिरा लिख देते हैं तो हमें बफर का फॉर्मूला बन जाता है। इंडिकेटर का सिमिलर। जनरली जो इंडिकेटर्स यूज होंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में, वो ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस होंगे जो वीक होते हैं, जो खुद आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी मीडियम लिया आपने। और आपको बताया कि फिनोप्टेन कलर क्या होती है एसिडिक मीडियम में, कलरलेस, और बेसिक मीडियम में क्या होती है? पिंक। मिथाइल कलर क्या होती है एसिडिक मीडियम में? ऑरेंज रेड। कहीं ऑरेंज लिखा रहता है, कहीं रेड लिखा रहता है, कहीं ऑरेंज लिखा है, कुछ भी, उसमें येलो होती है। कलर चेंज क्यों हो जाता है? बिकॉज उनको एसिडिक मीडियम लेंगे तो आयोनाइज्ड फॉर्म या अनआयोनाइज्ड फॉर्म कौन सी डोमिनेटिंग फॉर्म रहती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी अपनी कलर होती है।
आयनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों का अपना अपना अलग अलग कलर होता है। डन, सब लोग क्लियर हैं? हाँ सर। ये 2 क्वेश्चन चाहिए दिशा में सॉल्व कंप्लीटली विद प्रॉपर डेटा, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ नोटबुक में मुझे भेजिएगा। कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? हाँ सर। और दिक्कतें आएंगी, विल हेल्प यू, विल डिस्कस दैट प्रॉपरली। चलिए